नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में आयोजित एडनेट कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों पर रखे विचार। भाजपा के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई आहूत। काशी में होने वाले G20 सम्मेलन को देखते हुए काफी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे पर्यटक। और युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रसेन इंटर कॉलेज में नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में आयोजित एडनेट कॉन्फ्रेंस के दौरान वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। बीएचयू में आयोजित एडनेट 2023 के तीसरे और अंतिम दिन डॉक्टर लालजी अवार्ड से डॉक्टर सुखदीप चटर्जी को सम्मानित किया गया। आज के कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातों को रखा, जिसमें बैक्टीरिया, बायोबैंक और अन्य विषयों पर अपनी बातों को प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर सुखदीप चटर्जी ने व्याख्यान में बताया कि जिस तरह से हम मनुष्य आपस में बात करके जिस तरह से अपनी बातों को फैलाते हैं, उसी तरह हमारे शरीर की बैक्टीरिया भी आपस में बात करके उसे शरीर में फैलाता है। उन्होंने बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए एक उपाय बताते हुए कहा कि वहां आप एक ऐसी दवा का प्रयोग करिए जो उनके कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दे। उससे बैक्टीरिया जो भी अपनी बातों को मानव शरीर में फैला रहा है, उसे ब्रेक किया जा सकता है। एस्टोनियन जीनोम सेंटर के डायरेक्टर मेट्सपालू ने बताया कि 20% एस्टोनियन का सैंपल उनके बायोबैंक में है। उन्होंने कहा कि एक दवा हर एक व्यक्ति के लिए नहीं काम कर सकती है। हर ग्रुप के हिसाब से एक कारगर दवा बननी चाहिए जो उनके लिए बेहतर तरीके से कार्य करेगी, क्योंकि दवाओं का साइड इफेक्ट बहुत होता है। To learn something from our evolutionary history and we implement into the precision medicine. So we are developing lots of therapeutical targets so that first we identify what are the risk factors which can cause disease in humans, and there is a huge platform here and numerous scientists around the world who have resolved what are the risk factors for multiple disease in various populations in India. And all we are doing is that how to translate into the medicine, into the pills which you can buy from the market, and it is under development, and this consortium is a huge success towards that goal. सर, मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन है, तो मोस्टली अधिकतर क्या होता है कि मेडिसिन लेने के बाद वो बॉडी में हार्मफुल हो जाता है, तो उसको बचाव को देखते हुए क्या ऐसी कोई मेडिसिन बनाई जा रही है जो उसको ह्यूमन बॉडी में 20 साल के बाद या 100 साल के बाद बॉडी खराब ना हो, बनाई जाए? जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें 3 ट्रिलियन सेल्स हैं। अभी रिसेंटली ही सिंगल सेल लेवल पे इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई है। वो जो मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए है क्योंकि जब वो मेडिसिन डिस्कवर हुई थी तब हमारे सिंगल सेल में क्या चल रहा है वो हमें लोग को पता नहीं था। अब हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, तो अब जो एडवांस्ड मेडिसिन आएंगी उनमें कम साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि हमारी बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी जिस पे वो मेडिसिन डेवलप होगा। तो हमेशा बेसिक साइंस पहले आता है, मेडिसिन बाद में आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बेसिक साइंस अंडर प्रोसेस है और आप ऑलरेडी मेडिसिन मार्केट में लाएं, तो ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। किस तरह कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। मेरी अभी प्रेजेंटेशन थी और मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि भी इतना बढ़िया जो DNA से रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क मेरे ख्याल से इंडिया में प्रेजेंट हो रहा है, सबसे बेस्ट मैंने प्रेजेंटेशंस और यहाँ पर जो डेलिब्रेशंस देखे हैं वो किसी भी कॉन्फ्रेंस, मैंने नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, लेकिन जो एडनेट की जो कॉन्फ्रेंस है वो मेरे को सबसे बेस्ट इंफॉर्मेटिव, कि भी जो एक साइंस को एक लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए जो भी पेपर्स यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं और जो भी रिसर्च प्रेजेंट हो रही है, मैं प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया है, कि नॉट ओनली साइंटिफिक डेलिब्रेशन बट जो भी उन्होंने जिस तरह के पेपर्स यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं वो
तारीफ़ के लायक है। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य ये है कि भी जो साइंस है उसका कि भी आम जनता के लिए, चाहे वो बीमारियां हैं, चाहे वो फोरेंसिक में आइडेंटिफिकेशन है, तो उस रिसर्च का आम पब्लिक को क्या फ़ायदा है, तो ह्यूमन वेलफेयर का मेन पर्पज़ यही है। तो मैं एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स से हूँ। मैं इंसानों में डिफरेंट जो पॉपुलेशन होता है उनमें क्या डिफरेंसेस होता है और वो डिफरेंस कैसे उन लोगों के जो डिफरेंस डिजीज़ होता है या डिफरेंट बिहेवियर होता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो दिखता हूँ मैं। तो अभी मैं एक छोटा छोटा ट्राइबल पॉपुलेशंस होता है जो वेस्टर्न घाट्स एरिया में है उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वैसे एक ट्राइब पॉपुलेशन था कोरागा बोल के, तो उस ट्राइब में एक प्रॉब्लम है, वो लोग 50 साल होने से पहले ही ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। तो वो लोग हमारे पास आए थे ये जानने के लिए कि कैसा कोई जेनेटिक बेसिस है कि वी कैन फाइंड आउट कि क्यों वो लोग 50 साल होने से पहले मर जाते हैं। तो हम लोग उसका जीनोम टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा कोई जीन या ऐसा कोई वेरिएशन मिले कि पता चले कि वो लोग पहले क्यों मर जाते हैं। इसके लिए हम लोग उनका पास्ट देख रहे हैं, एंसेस्ट्रल पास्ट, लाइक 1000 ईयर्स और 1000 ईयर्स कहाँ से वो लोग आए हैं, क्या उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वो देख रहे हैं। ऑल्सो वो देख रहे हैं कि कोई ऐसा जीन या मार्कर मिल सके कि हमें कुछ मार्कर्स मिले भी हैं जो एनीमिया के साथ रिलेशन है। एनीमिया आपको पता होगा जब ब्लड में खून कम हो जाता है, वो उनमें से बहुत कॉमन है। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में जिनको अभी लाइफ की ज़रूरत है। उनको जो लोग पॉपुलेशन साइज़ कम हो रहा है वो लोग बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, अपने आप में ही शादियाँ होती हैं ना, हम लोग को पता नहीं होता है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं। ऑल्सो मेरे लैब में कोविड-19 पर काम होता है। कोविड-19 जैसे डिफरेंट इंसान को डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोगों के लिए बहुत सीवियर होता है, कुछ लोगों के लिए माइनर बहुत कम होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्यों किसके लिए वो बहुत सीवियर है, किसके लिए माइल्ड है, वो हम लोग देख रहे हैं कैसा कोई जेनेटिक बेसिस है कि नहीं, वो सब भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा सर, इस तरह के मतलब सेमिनार ऑर्गेनाइजेशन करने से फ्यूचर मतलब क्या आम पब्लिक की मतलब क्या benefit? हाँ, तो वही है रीज़न है। मैं जब टॉक देता हूँ, मैं जब सेमिनार में, तब मैं कोशिश करता हूँ कि टॉक को जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना कर सकें। अल्टीमेट हम लोग चाहते हैं कि लोगों की तरफ पहुँचे, आम आदमी की वो समझे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ज़्यादा साइंटिफिक बात करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उसको सिंपलीफाई वे में अगर पहुँचा सकते हैं तो उनका भी बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा। आज के सेशन में सबसे पहले जो है डॉक्टर लालजी सिंह मेमोरियल लेक्चर हुआ, जिसमें CDFD हैदराबाद के साइंटिस्ट शुभादीप चटर्जी ने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी आदमी की तरह आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे कि हम लोग बातचीत करके किसी मैसेज को फैलाते हैं, तो बैक्टीरिया का काम है ह्यूमन को इन्फेक्ट करना। तो इन्फेक्शन के लिए वो क्या करता है कि अपनी जो है संतति को आगे बढ़ाएगा और उसको मैसेज देगा कि और संतति पैदा करो और उसके बाद सेल्स को इन्फेक्ट करो। इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन की तरह ही आपस में एक दूसरे से बात करके, उसके पास भले ही सोशल मीडिया ना हो, उसके पास भले ही ट्विटर ना हो, लेकिन वो अपने तरीके से जो है एक दूसरे से बात करके ह्यूमन को इन्फेक्ट करने का कोशिश करता है। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो है वो एस्टोनियन जीनोम सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर माइट मेट्सपालू का हुआ। उन्होंने एक बड़ा स्पेशल केस दिखाया जहाँ की लगभग 20% एस्टोनियन का सैंपल उनके बायोबैंक में है, जिसका जीनोम उनको पता है। और उसमें कई ऐसे केसेस उन्होंने जहाँ वो दिखाए कि एक दवा हर एक व्यक्ति के लिए नहीं काम कर सकती। हर एक व्यक्ति के लिए हर ग्रुप के हिसाब से एक स्पेसिफिक दवा बननी चाहिए जो उनके लिए बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होता है। तो जो काम तो करती हैं, ज़्यादातर लोगों में दवाएं काम कर जाती हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है, उनका मेटाबॉलिमिक्स जो है वो एग्जैक्टली उनके लिए नहीं काम करता है। तो इसलिए उनका जो ये जोड़ था कि दवाओं आदमियों के ग्रुप के हिसाब से बननी चाहिए। तो उसके बाद फिर अगले टॉक्स जो थे अजनाला के बारे में, जो है जो अजनाला के जो एक्सकेवेटर थे, अजनाला के जो रिसर्चर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 2-4 और नई बातें बताई। जैसे कि जो अजनाला में मारे गए लोग थे, जो सैनिक थे 1857 के मारे गए थे, उनकी पहचान सबसे पहले जब उन्होंने की थी तो उनके पास मेडल्स मिले थे और सब 1857 के पहले के थे। दूसरी चीज़, वो लोग पान तंबाकू ये चबाते थे, जो कि बड़ा कॉमन है गंगा प्लेन के लोगों के अंदर। तो ये 2-3 चीज़ें, 2-3 इंडिपेंडेंट मार्कर थे। उसके अलावा जो जेनेटिक एनालिसिस हम लोगों ने उसका किया था, ये सारी चीज़ें बताती कि वो लोग गंगा घाटी के सैनिक थे जिनको अंग्रेज़ों ने बड़ी बर्बरतापूर्वक मार करके कुएं में फेंक दिया। उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस में डॉक्टर शिवानी दीक्षित ने बताया कि हमारे लिए जो फोरेंसिक मार्कर्स हैं वो अभी भी इंडिया के लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं हैं, हमें इंडिया के लिए और फोरेंसिक मार्कर्स डेवलप करने की आवश्यकता है। भाजपा के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत हुई।
भारतीय जनता पार्टी के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वाधान में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राधे मोहन सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए कई कार्य किए हैं और निरंतर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है, जिससे अब जनजाति समाज के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु अग्रसर हैं। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अनुसूचित जनजाति का 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आज समापन का सत्र है और हमारे उत्तर प्रदेश के कार्य समिति के सभी सम्मानीय सदस्य इस बैठक में 2 दिन समय देकर उपस्थित हैं और इसमें हमारे कई अनुसूचित जनजाति के जो हमारे बड़े नेता हैं उनका मार्गदर्शन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका उद्घाटन किया था और आज समारोह हम करेंगे। और मोदी और योगी सरकार जो आज पूरे देश के अंदर अनुसूचित जनजाति के लिए कर रहा है, जो इसके पहले कभी हुआ नहीं। ये 9 वर्षों से दिल्ली की सरकार आदरणीय मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति भाइयों के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं का निर्माण किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन तमाम योजनाओं को लागू किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति आज समाज के मुख्य धारा की ओर आ रहा है और उनका जो कौशल विकास हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो कोई न कोई एक उत्पाद कोशिश होती है कि जो हमारे वनवासी भाई बना रहे हो भेंट करते हैं। और देश के अंदर जो मोटे अनाज का अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर वर्ष है, इसमें भी आप देखेंगे कि हमारे जो जनजाति भाई हैं उनको काफ़ी इसके कारण प्रोत्साहन मिला है और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। काशी में होने वाले G20 सम्मेलन को देखते हुए काफी संख्या में पर्यटक घाटों का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। वाराणसी में G20 होने एवं काशी के कॉरिडोर गंगा घाट को देखने के लिए पर्यटकों में काफी खुशी है। भोर से रात तक पर्यटक गंगा के इस पार से लेकर उस पार तक उत्सुकता से नाव बुक कर आनंद उठा रहे हैं। टेंट सिटी देखने वालों की होड़ लगी है। काशी की लोकप्रियता व सुंदरता देखने देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। घाट पर बैठे पंडित वासुदेव ने बताया कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ का अद्भुत नजारा है जो देश के किसी कोने में नहीं है। यहाँ लोग पूरे परिवार संग आकर यहाँ की परंपरा भी देख अति प्रसन्न होते हैं। गुरुजी, किस तरह का गंगा घाटों पर इसमें भीड़ उमड़ रहा है? ये भीड़ इसलिए हो रहा है कि यहाँ G20 होने वाला है सम्मेलन, और सम्मेलन के देखते हुए बहुत से पर्यटन आ रहे हैं। इस घाट के किनारे गंगा के बीच में घाट के उस पार वहाँ टेंट सिटी बनी हुई है, उसको देखने के लिए ये लोग जितने भी इच्छुक आदमी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भीड़ जो है ज़्यादा दिख रही है। काशी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कितना इससे लोगों में लगाव है? गंगा घाट की कितनी खूबसूरती बढ़ी है? गंगा जी की खूबसूरती इसलिए बढ़ी है कि यहाँ कुछ काम भय हैं, उसको देखने के लिए जैसे कॉरिडोर बना, कॉरिडोर को देखने के लिए लोग आना शुरू कर दिए। विश्वनाथ जी में भीड़ होने लगी, गंगा घाट पर भीड़ होने लगी और काम तो कर रहे हैं, इसलिए उनका काम देखने के लिए भी लोग जो है इच्छुक होकर के यहाँ आ रहे हैं। नाव वगैरह पर भी लोग नाव पर घूम तफरी कर रहे हैं खूब। शाम को देखिए तो यहाँ जगह नहीं मिलती है, इतने आरती देखने वाले इतने इच्छुक हैं कि पूरा का पूरा घाट जो एकदम भरा रहता है। ये पोजीशन हो जाती है कि अगर शाम को अगर आप सड़क को सोचे निकल जाएं तो नहीं निकल पाते। आरती समाप्त होने के बाद इतनी भीड़ सड़क हो जाती है, इस पार से उस पार तक, इस पार से उस पार तक भीड़ जो दिखाई देगी आपको पूरा। युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रसेन इंटर कॉलेज में नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में जरूरतमंदों हेतु रविवार को वृहद नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन टाउन हॉल स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में किया गया, जहां हजारों लोगों की भीड़ नेत्र परीक्षण के लिए जुटी रही। शिविर में नेत्र परीक्षण हेतु लगभग 2329 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया था। शिविर में 7 कुशल नेत्र चिकित्सकों द्वारा जरूरतमंदों एवं छात्र छात्राओं का नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद की जांच की गई। सभी लोगों का निःशुल्क बीपी
की भी जांच हुई। निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। नेत्र दोष पाए जाने पर निःशुल्क चश्मे का वितरण आगामी 19 मार्च को किया जाएगा। नेत्र परीक्षण शिविर का उद्घाटन श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, अजय कृष्ण अग्रवाल, प्रद्युमन अग्रवाल, डॉक्टर सुनील कुमार जायसवाल, डॉक्टर मधु अग्रवाल, डॉक्टर अजय अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सभापति संतोष अग्रवाल ने बताया कि जरूरतमंदों के लिए ये सेवा कार्य किया जाना अत्यंत सराहनीय है। शिविर का संचालन सलील अग्रवाल, संयोजन अमित अग्रवाल एवं सचिन अग्रवाल तथा धन्यवाद ज्ञापन आमोद अग्रवाल ने दिया। इस अवसर पर बजरंग अग्रवाल, बिहारी लाल अग्रवाल, विनय अग्रवाल, ब्रिजकमल दास अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारी शामिल रहे। आज निःशुल्क नेत्र परीक्षण चश्मा वितरण के करके हम लोग बराबर हर साल एक कैंप आयोजन करते हैं, जिसमें लगभग 1500 से 2000 आदमियों की निःशुल्क नेत्रों की जांच की जाती है। उनके नेत्रों में यदि कोई पावर होता है, नेत्र दोष होता है, तो निःशुल्क चश्मा बनवा के दिया जाता है। और लगभग इस कैंप में 50-60 मरीज जो भी कैटरेक्ट के आते हैं, मोतियाबिंद के आते हैं, उनके निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था समुचित अस्पताल में निःशुल्क कराई जाती है। सारा कार्यक्रम यहाँ पे हमारे 60 डॉक्टर लोग आ रहे हैं। डॉक्टर अनुराग टंडन जी हैं, अर्चना नारायण जी हैं, प्रियंका सेठ जी हैं, सुशील कुमार जी हैं और रूपाली अग्रवाल जी आमंत्रित हैं। इस तरह करके 60 डॉक्टर आ रहे हैं और आई टेस्टिंग की टीम अलग लगी है जो नेत्र परीक्षण करके चश्मे का पावर निकालेगी। हाँ, इसमें हम दवा भी निःशुल्क दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारे बिहारी लाल जी अग्रवाल की ओर से निःशुल्क चाय बिस्कुट काउंटर भी है, जहाँ से सारे लोग जब तक उनका क्रम आता है निःशुल्क चाय और बिस्कुट की भी व्यवस्था है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पधारे हुए सभी लोग सम्मानित हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जितनी सुविधा से उनका काम हो सके हमारे और हमारे पूरी टीम की यही कोशिश रहती है कि उस सुविधा से उनका काम कराया जाए। क्या है, किस तरह का ये है? आज यहाँ पर युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हजारों लोग भाग ले रहे हैं। और इसमें नेत्र परीक्षण में ये फ्री चश्मा देते हैं, नेत्र परीक्षण करते हैं और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराते हैं। ये पिछले 20 सालों से ये कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और काफ़ी उत्साह है लोगों में कि अपना आँख परीक्षण कराने में। तो मैं पूरे युवा अग्रवाल सम्मेलन के सभी पदाधिकारियों को बहुत साधुवाद देता हूँ। आगे क्या योजना होगी? अभी तो आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी कुछ है क्या योजना? आगे भी ऐसे हेल्थ कम बराबर अग्रवाल समाज के विभिन्न घटक कर रहे हैं और अग्रवाल समाज भी इसमें इन्वॉल्व होगा और इसमें जो भी इनको सहयोग जरूरत होगी उसको किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के तत्वाधान में होली मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। अध्यक्ष सविता सिंह द्वारा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की 4 नई शाखाओं का गठन किया गया। वाराणसी स्वावलंबी महिला व्यापार मंडल, वाराणसी महानगर व्यापार मंडल, वाराणसी जिला व्यापार मंडल, वाराणसी जिला महिला व्यापार मंडल, इन सभी शाखाओं के विभिन्न पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई एवं सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं इस दौरान सभी ने फूलों की होली खेली एवं एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए आगे आने वाले साल में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम के दौरान छोटी बच्चियों एवं संगठन की महिलाओं ने खूब नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन नेहा देसाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सविता सिंह, कार्यवाहक महामंत्री रजनी देसाई, प्रतिमा पात्रा इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। सभी से पुनः निवेदन है, तालियों से स्वागत करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आइए भैया। महिला व्यापार मंडल की शाखा, जिसकी शाखा से हूँ, मैंने आप सभी का परिचय बता दिया है। अपनी शाखा का नाम और अपना पद पर मुझे मनोनीत किया गया है। अपने पद की गरिमा सदैव ध्यान रखूंगा या रखूंगी, जो भी होंगे। अपने क्षेत्र व्यापारी हित संगठन हित के लिए तन मन धन से सहयोग को तत्पर होंगे।
तलक दिनी दिख जगदल आज यहाँ पे पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की तरफ से 4 शाखाओं का गठन हुआ है, शपथ दिलाया गया है और होली मिलन उत्सव भी मनाया जा रहा है। क्या क्या आयोजन किया गया और क्या शपथ दिलाया गया है? शपथ यही दिलाया गया है कि जो भी शाखा हमारी बनी हुई हैं हम लोगों की तन मन धन से हमेशा व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ के अपना कर्तव्य का पालन करें। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम? उद्देश्य यही है कि हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ महिलाएं हैं, कहीं कहीं बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो हर गांव की महिलाएं हैं, यहाँ पे शहर की महिलाएं हैं, तो सबको एक साथ संगठित किया। दिव्यांग विश्व कप चयन प्रक्रिया के दूसरे दिन बीएचयू एम्फीथिएटर मैदान में 2 मुकाबले हुए। भारत में होने वाले पहले दिव्यांग विश्व कप में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत बीएचयू एम्फीथिएटर मैदान पर चल रहे सीएस इन्फोकॉम चैंपियंस ट्रॉफी T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे और आखिरी दिन कुल 2 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 8 विकेट खोकर 171 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से वेदपाल ने 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 36 रन बनाए। वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से कैलाश सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में छत्तीसगढ़ की टीम अंतिम ओवर तक संघर्ष करती रही और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी और 4 रनों से मैच हार गई। कार्यक्रम में आशीष सेठ द्वारा रचित दिव्यांग एंथम का अनावरण हुआ। दिव्यांग समाज के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर रहा, क्योंकि इतिहास में पहली बार दिव्यांगों के लिए एंथम गीत बनाया गया है। यह भारत में पहली बार दिव्यांगों का विश्व कप होने वाला है। उसी संदर्भ में यहाँ ट्रायल चल रहा है सेंट्रल जोन का। सेंट्रल जोन में 5 टीमें हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो है 5 राज्यों की जो टीम आई है उनका ट्रायल चल रहा है। यहाँ से सेलेक्ट होकर विश्व कप के लिए जाएंगे। यह दिव्यांगों को भी, सामान्य लोगों के लिए अवसर मिले। दिव्यांग भी किसी से पीछे नहीं है और यह भी अपना राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। खेल के माध्यम से अपना योगदान करेंगे और इनको आगे ले आना, राष्ट्र की मुख्य धारा में दिव्यांगजनों को शामिल करना इसका उद्देश्य है। अदब सराय बनारस के तत्वाधान में परिचर्चा एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। वाराणसी सामाजिक व अदबी संस्था अदब सराय बनारस के तत्वाधान में पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में प्रवासी भारतीय शायर एवं लेखक दोहा कतर से आए अतीक अंजर के सम्मान में संस्था ने उनके समस्त लेखन एवं व्यक्तित्व पर परिचर्चा और मुशायरे का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के संस्थापक सदस्य डॉक्टर शाद मशीरकी आलम बनारसी ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया। संस्था के संरक्षक हाजी इश्तियाक अहमद अतीक अंजर की शायरी में निरंतर सामाजिक मुद्दों के साथ ही ठगे, शोषित, असहाय और छले हुए नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के सम्मान कबीर अवार्ड से अलंकृत किया। इस सम्मान और शहर बनारस से मिले इस प्रेम से भाव विभोर अतीक अंजर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि काशी नगरी, जो कि मेरा जन्म स्थान है, यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। इस शहर ने मुझे इस लायक बनाया कि दोहा कतर ही नहीं, दुनिया के अधिकतर हिस्सों में जहां उर्दू और हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, मेरी नज़में दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम असल में एक साहित्यिक कार्यक्रम है और मेरी एक किताब आई है अच्छे दिन का शौक, तो और भी 2 किताबें हैं, दूसरा जिस्म और पहचान, तो उसी हवाले से ये कार्यक्रम है और उस पर लोग जो है हमारे प्रोफेसर हजरात है वो बात करेंगे। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम से हम संदेश ये देना चाहते हैं कि लोग अदब से और साहित्य से जुड़े
और साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को इंसान बनाने का काम करता है। तो अगर लोग साहित्य से जुड़ेंगे तो हमारे देश में अच्छा माहौल बनेगा और पुरअमन माहौल बनेगा, शांति बनेगी। तो आज क्या है कार्यक्रम? आज कार्यक्रम में एक हिस्सा तो ये है जो हमारे डॉक्टर्स और प्रोफेसर हैं वो बोलेंगे हमारी शायरी पर, हमारे अदब पे जो कुछ हमने लिखा है उस पर, और उसके बाद एक छोटा सा मुशायरा। क्या है अदब में, क्या है खास, क्या है इसमें? खास ये है कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं वो हाईलाइट की गई हैं हमारी शायरी में, हमारे अदब में, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो और उनसे बचें लोग, और अच्छी चीज़ों से जुड़ें लोग, अच्छी चीज़ की तरफ आए लोग। गौराकला स्थित हरिबंधु इंटरनेशनल स्कूल में रामायण पाठ आयोजित हुआ। हरिबंधु इंटरनेशनल गौराकला में रामायण पाठ तथा प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिनाथ यादव ने विद्यालय को सफलताओं की नई ऊंचाइयों को छूने का आशीर्वाद दिया। अध्यक्ष डॉक्टर एसएन यादव ने कहा कि स्कूल का बुनियादी ढांचा बच्चों के समग्र विकास की दिशा में तैयार है। ये सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर जोर देता है और इसका उद्देश्य रोबोटिक्स और अन्य जैसे आवश्यक कौशल को प्राथमिकता देना है। उन्होंने छात्रों को अपने जीवन में आगे बढ़ने तथा आधुनिक भारत के आदर्श नागरिक और समाज का अभिन्न अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने माता पिता को भी अपने बच्चों के विकास को आगे बढ़ाने की सलाह दी। प्रबंधक शशिबाला यादव ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य जया सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही। आज मैम प्रांगण में क्या क्या हुआ? Today, as you all know, the opening ceremony of the Haribandhu International School. The school is already have opened, but this is the first time that our honorable chief sir are here, teachers are here. But you already have know the Haribandhus very well. It is a well-known organization. It has a legacy of lots of years, and already have seen so many features. Which already it is a pattern of CBSE schools. Still we are of KG to 8, but definitely from the coming year we will open our senior secondary schools also. So you already have known. चैनल के माध्यम से मैम क्या करना चाहेंगी? चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल सारी सुविधाओं से उपयुक्त है। इसमें और विथ वेरी नॉमिनल फीस। ऑलरेडी तो बनारस में बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो बहुत सारी फीस चार्ज कर रहे हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हम उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं विद अ वेरी नॉमिनल फीस। तो एटलीस्ट एक बार हमारे स्कूल को विजिट करें, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ नो व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वी हैव प्लान। सर, ये आज जो फंक्शन आपने किया है, प्रोग्राम किया है, चूँकि स्कूल तो सत्र पिछला चल भी रहा था, कुछ बच्चे आ भी रहे थे, तो सर अभी करने का क्या उद्देश्य क्या था? मेरा कोई भी हम लोग इंस्टीट्यूट खोलते हैं या कोई भी संस्था खोलते हैं जी, तो सबसे पहले भैया से उद्घाटन करवाते हैं जिनका नाम श्री हरिनाथ यादव है जी। आज मैंने भैया के करकमलों द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन करवाया जी, और बच्चों के जी और अच्छी से अच्छी शिक्षा आधुनिकतम तरह से उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। सर, आपके भाई साहब ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है और साथ ही उन्होंने बताया है कि जैसा संस्कार था आपने उनकी अपेक्षाओं से ज़्यादा कुछ किया है, तो सर उसके बारे में दो शब्द आप। भैया ने मुझे जन्म से ही, क्योंकि पिताजी ने बहुत छोटा था तभी एक्सपायर कर गए थे,
उन्होंने अपने दिए हुए संस्कारों के, उन्हीं संस्कारों का मैंने अनुकरण करते हुए आज उनको ये सम्मान और रिस्पेक्ट देकर थोड़ा सा नवदित किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में आयोजित एडनेट कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन, वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों पर रखे विचार। भाजपा के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई आहूत। काशी में होने वाले G20 सम्मेलन को देखते हुए काफी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे पर्यटक। और युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रसेन इंटर कॉलेज में नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।